जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम डिस्कस करने वाले 1 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे सेलिब्रेटेड? तो आपको याद रखना है, हर साल 31 मार्च को यह मनाया जाता है इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे। अब सवाल ये उठता है, क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नशीली दवाएं होती हैं, इनका बहुत ज्यादा हमारे शरीर में साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। ये हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला कर देते हैं। तो नशीली दवाओं के उपयोग से जो जोखिम होता है उसको कम करने और लोगों को दवाओं के बारे में प्रभाव और उनके प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है, आखिर यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2017 से हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है और पहली बार 2017 में यह दिवस मनाया गया है। दोस्तों, WHO ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें इन्होंने बताया था कि 2017 के अनुसार लगभग 11.8, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, 11.8 मिलियन लोगों की जो डेथ है वो नशीली दवाओं से इस्तेमाल करते हुए हो गई। कितना खतरनाक है, इसलिए आप भी अपनी सोसाइटी में इस मैसेज को सर्कुलेट करें कि ड्रग्स, जो नशीली दवाएं हैं, उनका सेवन बंद करें। दोस्तों, यहाँ पे बात हमने WHO की है, तो WHO के बारे में यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों, 7 अप्रैल आने वाला है, हम यहाँ पर मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप बताएं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट में इसके जो हेड है, इनका क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। दोस्तों, यहाँ पे बात हमने दिवस की है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस यहाँ पर हमने मार्च महीने में पढ़े हैं, आइए एक बार में सारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। 15 मार्च को यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। इन सभी दिवस को आप याद रखिएगा। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। 490 डेज हो गए लगातार आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और साथ में आपको देंगे स्टैटिक जीके भी। तो ये कंप्लीट पैकेज है, ये क्लास, जहां पर आपको भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के साथ जीके भी आपको मिल जाता है केवल 25 से 30 मिनट्स में। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड की जा रही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, ये कहां के बने हैं? ये यूएई के। आपको याद रखना है, ये यूएई के अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति बने हैं, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। तो यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अभी प्रेजेंट में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो हैं वो इनके भाई हैं। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति हैं इनका क्या नाम है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन्होंने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को देश का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। क्लियर है दोस्तों? हालांकि अभी उपराष्ट्रपति है यहाँ पर और इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो इनको भी जो भूमिका दी गई है, ये वैसे ही अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन इनके साथ इन्होंने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को भी देश का वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है यूएई की, तो हम समझते हैं यूएई की लोकेशन कहां पर है। आइए देखते हैं यूएई की लोकेशन कहां पर है। ये पूरा वर्ल्ड मैप आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर है यूएई। सऊदी अरबिया है, उसके बगल में यूएई है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सऊदी अरब देख पा रहे हैं, इसके बगल में यूएई है और फिर इसके नीचे ओमान है। यूएई की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये है अरबी, आपको याद रखना है क्या है, अरबी है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल होती है इसे बोलते हैं अमीरात दिरहम। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बताया है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मखदूम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने रहा। यहाँ पर एक अर्टन कैपिटल के द्वारा एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। भारत की व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की जो व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग है वह 144 है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये दूसरे प्रकार का जो इंडेक्स है वो अर्टन कैपिटल जारी करता है। तो ये जो इंडेक्स है ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से बिल्कुल से अलग है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मैंने जब आपको बताया था तब मैंने आपको बताया था कि भारत का प्लेस 85 है। जो जनवरी 2023 का पहला तिमाही है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 85 है और इस रैंकिंग में जापान सबसे ऊपर है। लेकिन ये जो इंडेक्स जारी किया गया ये डिफरेंट है। अर्टन कैपिटल पावर जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें 199 कंट्रीज को शामिल किया गया और भारत की रैंक बहुत ही नीचे है। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्टन कैपिटल का जो इंडेक्स है इसमें सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो आपको याद रखना है यूएई इसमें सबसे ऊपर है। वैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ज्यादा पूछा जाता है, उसमें जापान सबसे ऊपर है। यहाँ पर इस इंडेक्स में सेकंड रैंक पर स्वीडन है और हमारा भारत किस प्लेस पे है? 144 प्लेस पर है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं, हमारे रूट एप्लीकेशन पर ई बुक अवेलेबल है, जीएस का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, एमपी पटवारी मैथ्स का कॉम्बो बैच है, एसएससी का टारगेट बैच है। हमने बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए स्टार्ट किए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सके। ये सारी जो हमारी क्लासेस हैं आपको रूट एप्लीकेशन पर मिलेगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको सारा ई बुक, हर सब्जेक्ट का आपको ई बुक मिलेगा। आपका जो जीएस का हर सब्जेक्ट है हमारे स्पेशल टीचर्स के द्वारा कंप्लीट किया गया है। आप जब इस कोर्स को एनरोल करें तो आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा RGCGT, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यह है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को क्या बनाया गया है? बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं मैथिली ठाकुर को। आप इनके बारे में तो जानते होंगे, काफी फेमस है। मैथिली ठाकुर की बात करें तो एक फोक सिंगर है और ये उभरती हुई युवा कलाकार हैं। तो 2023 में मार्च 2023 में इन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा। मैंने आपको करंट अफेयर्स में एक और पॉइंट बताया था इनसे रिलेटेड। मैंने आपको बताया था जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, इसने मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकन भी बनाया है। यदि आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था तो मैंने सोचा पूरा रिवाइज करा देता हूं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संघाई सहयोग संगठन का संवाद जो साझेदार है वो कौन सा देश बना है? Who has become the dialogue partner of संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो फ्रेंड्स सऊदी अरब जो है ये डायलॉग पार्टनर बना है। डायलॉग पार्टनर का मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा कंट्री होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जो समन्वय कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, अपने रीजन में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इसे डायलॉग पार्टनर बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इनका काम होता है दूसरे देशों के साथ समन्वय स्थापित करना ताकि ये संगठन बहुत अच्छे से काम कर सके, आगे बढ़ सके। क्लियर है? तो फ्रेंड्स सऊदी अरब को शायद इस साल सदस्यता भी मिल जाए। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि SCO का जो सम्मेलन है इस वर्ष भारत में होने वाला है और भारत में G20 सम्मेलन भी होने वाला है। ठीक है, अभी ईरान को भी क्या मिल सकता है? ईरान को भी सदस्यता मिल सकती है इस साल। तो देखते हैं, घोषणा होती है। अभी तो 8 मेंबर है। कल भी मैंने आपको SCO के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी और आज भी यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है,
तो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कल आपको ट्रिक बताया था इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडियन मतलब इंडिया, ट्रक से मैंने बहुत सारी चीजें रिलेट की थी। ट्रक इन पाकिस्तान, तो T से हो जाएगा यहाँ पे तजाकिस्तान, R से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना, K से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और P से पाकिस्तान। 8 सदस्य हैं अभी प्रेजेंट में SCO के, ठीक है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा बहुत सारे घोषित वर्ष और अंतरराष्ट्रीय दशक के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2019 की। तो ये जो वर्ष है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए यानी देशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2020 की बात करें तो 2020 का जो वर्ष था वो पौधों के स्वास्थ्य के लिए, पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट हेल्थ, इसके लिए ये घोषित किया गया था। 2021 की बात करें तो शांति एवं विकास हेतु यानी इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट के लिए घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 2022, जो 2022 था, ये इंटरनेशनल फॉर कॉटेज फिशरीज यानी जो बेसिकली है फिश प्रोडक्शन, मत्स्य पालन, पिसीकल्चर के प्रमोट करने के लिए यह वर्ष घोषित किया गया था। अब दो जो इंपॉर्टेंट वर्ष मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 भारत ने प्रस्ताव रखा था कि जो मोटे अनाज हैं, जो मोटे अनाज है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, खासकर बाजरा। तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2023 घोषित किया गया है। 2024 की बात करें तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल है, ऊंटों के लिए समर्पित 2024 वर्ष होगा। दोनों ही वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज फैक्ट्री में अब यहां पर हम अंतरराष्ट्रीय दशक की बात करेंगे, डिकेड की बात करेंगे। ये भी घोषित किए जाते हैं। 2022 से 32 जो है स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। 2021 से 30 की बात करें तो ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन डे के रूप में घोषित किया गया। 2019 से 28 शांति का दशक, नेल्सन मंडेला दशक घोषित किया गया। आखिरी में बात करेंगे 18 से 27, ये है गरीबी उन्मूलन के लिए यानी पॉवर्टी को खत्म करना, इरेडिकेट करने का वर्ष घोषित किया गया। क्लियर है? चलिए, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स 31 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। देखिए आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये जो दिवस है खासकर ट्रांसजेंडरों को प्रमोट करने के लिए है, उनको समाज में एक सम्मान देने के लिए है, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर लोगों की जो उपलब्धियां हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसका जश्न मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मैंने आसपास देखा था, हमने डॉक्यूमेंट्री देखा था जहां पर उनको कोई वर्क नहीं देता, हमारी सोसाइटी में उनको इज्जत नहीं देता, जबकि नेचर की वजह से उनके साथ ऐसा इफेक्ट हुआ है और हम उनके साथ गलत करते हैं। तो आपको भी अगर कोई ट्रांसजेंडर मिलता है तो हमें वो सम्मान की नजरों से देखना चाहिए, ठीक है। यह दिवस जो है 2009 में पहली बार मनाया गया था। एक और इंपॉर्टेंट डे है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर जो है ये ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के रूप में मनाया जाता है। जो बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रांसजेंडर हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी डेथ हो गई, उनकी हत्या हो गई, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो उनको याद करने के लिए 20 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व बैकअप दिवस आपको याद रखना है 31 मार्च। वर्ल्ड बैकअप डे मनाया जाता है 31 मार्च को। अब सवाल उठता है कि बैकअप दिवस क्या है? दोस्तों आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन दस्तावेज को अपने पास रखना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में वो सब काम आएंगे। तो दस्तावेजों की रक्षा करने की याद दिलाता है और हम प्रौद्योगिकी पर कैसे अधिक निर्भर हो गए हैं, इन सभी बातों पर विश्व बैकअप दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को कहां पे संचालित किया गया? Where has India's first quantum computer based telecom
लिंक बीन मेड ऑपरेशनल। तो दिल्ली में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड दूरसंचार नेटवर्क लिंक को संचालित किया गया। दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, सिंपल भाषा में आपको बता दूं, जहां भी क्वांटम आए वहां पर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या फिर कंप्यूटर का नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ जाता है। वैसे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम जो होता है दोस्तों, जब हम फिजिक्स में एक क्लासिकल फिजिक्स होती है, क्वांटम फिजिक्स होती है। जब आप एटम को ब्रेक करते हो तो वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में टूटता है, वो आपको पार्टिकल दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमें दिखती नहीं है, वो एनर्जी मौजूद होती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, इससे हमारी स्पीड बहुत तेजी आ जाती है और इसको समझना थोड़ा अभी भी डिफिकल्ट रहता है सारे साइंटिस्ट को। तो दिल्ली में संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यालय के बीच भारत का सबसे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक संचालित किया गया। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है? तो यह अश्वनी वैष्णव। और मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में भारत के ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, अश्वनी वैष्णव। दोस्तों इस प्रणाली को जब डेवलप किया गया तो इन्होंने एक चैलेंज किया कि ईमानदारी से जो भी हैकर इस इंक्रिप्शन को तोड़ देगा हम उसको 10 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग से हमारी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। तो क्वांटम संचार जो है क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है, जिस संचार को हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? Which title has been won by the pair of सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी रिसेंटली? तो फ्रेंड्स स्विस ओपन जीता है इन्होंने। कौन सा ओपन जीता है? स्विस ओपन जीता है इन दोनों जोड़ियों ने। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हैं दोनों खिलाड़ी जिन्होंने स्विस ओपन जीता है। देखिए नाम से स्पष्ट है कहां पर होगा, स्विट्जरलैंड में होगा। 1955 से स्टार्ट किया गया, तब से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इन दोनों ने किसको हराया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने फाइनल में चीन के रेन शियांग यू और टेन क्यांग को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों स्विस ओपन हर साल होता है 1955 से और स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जाता है। यूरोप का सबसे ओल्डेस्ट और प्रेस्टिजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट है। हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? Which Indian state has recently become the first to achieve 100% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन? तो फ्रेंड्स ये जो स्टेट है ये है हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा राज्य। दोस्तों भारतीय रेलवे ने 2023 में इसकी घोषणा कर दी है। अब ये 100% विद्युतीकरण का मतलब क्या है? देखिए भारत में दो प्रकार से ट्रेनें चलती हैं, डीजल ट्रेनें होती हैं और दूसरी ट्रेन होती है जो कि इलेक्ट्रिक। आप देख पा रहे हैं ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लगे होते हैं। अब ये क्या फायदा करता है? डीजल जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, साथ में ये क्या करता है, दूसरा बहुत कॉस्टली भी होता है और ये हमारे लिए सस्ता भी है और पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करता। तो 100% रिजल्ट अचीव किया है इलेक्ट्रिफिकेशन का हरियाणा राज्य ने। हरियाणा का जो मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क है 1701 जो किलोमीटर का है, 100% विद्युतीकरण हो गया इसमें। अब देखिए एक्चुअल में जो गेज होता है आपने पढ़ा होगा, तो जिस पटरी पर ट्रेन चलती है उसकी डिस्टेंस को हम बात करेंगे तो नैरो गेज 2 फीट का होता है और कुछ नैरो गेज 2 फीट 6 इंच के भी होते हैं। मीटर गेज एग्जैक्ट 1000 mm का होता है, 3 फीट लगभग। और स्टैंडर्ड गेज जो होता है 4 फीट 8.5 इंच का होता है। जो ब्रॉड गेज होता है 5 फीट 6 इंच का होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मोस्टली जो ब्रॉड गेज है और स्टैंडर्ड गेज है जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हमारी रेलवे की जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहे। क्लियर? चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, इससे क्या होगा, कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता भी बहुत कम हो जाएगी और डीजल ट्रैक्शन की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत ही सस्ता होता है, कुशल होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? Who has become the highest wicket taker in T20? तो फ्रेंड्स ये नाम आपको याद रखना है, शकीब अल हसन। ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। शकीब अल हसन बांग्लादेश के कप्तान हैं
ऑलराउंडर प्लेयर है शकीब अल हसन। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है? टीम सऊदी को पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों आईसीसी पुरस्कार 2022 घोषित हुए थे। आइए एक बार रिवाइज करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर बाबर आजम का ज्यादा नाम आएगा, पर आपको खून नहीं खौलाना है, वो भी हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर बात करेंगे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, बाबर आजम। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम बने थे। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर, इंग्लैंड की प्लेयर है। नेक्स्ट है पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, भारत से। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर तहलिया मैग्रा को मिला, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर। दोस्तों अब हम अपने RRR सेक्शन पे आ गए हैं, यानी रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। आइए देखते हैं एक करके हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। कमेंट बॉक्स पर आपके कमेंट रुकने ही नहीं चाहिए। ये पोजीशन मैं इसलिए रखता हूं ताकि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से दिखे। मैं यहाँ बीच में अगर आ गया तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो मैं ये पोजीशन इसीलिए रखता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई क्लास पे ही खत्म कर लें। ठीक है, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के जो नए सीडीएस बने हैं वो है अनिल चौहान, दूसरे नंबर के सीडीएस है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए जो अटॉर्नी जनरल हैं वो है आर वेंकट रमणी। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में बताया गया है और भारत के 16वें नंबर के आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में इन्होंने विजिट आंध्र प्रदेश जो है इस अभियान को शुरू किया है। ठीक है, इस अभियान को शुरू किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। कब मनाया गया? 28 सितंबर को ये मनाया गया। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम रिवीजन करेंगे। आपने बहुत अच्छे से कल का करंट अफेयर्स भी पढ़ा है। आइए देखते हैं। कमेंट बॉक्स पे आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह 6 बजे आप लाइव लाने की कोशिश करें ताकि आपकी बहुत अच्छी कम्युनिटी बने। एशियाई हॉकी महासंघ ने किसी 2 साल के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इनका नाम है सलीमा टेटे। 30 मार्च 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो कल हम सभी ने पढ़ा था, ये राजस्थान राज्य है। एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के लिए कितने स्कूलों का चयन किया है? 9000 स्कूल्स का। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award by the University of Texas? तो ये है नवीन जिंदल। कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किस योजना के तहत की गई है? तो इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। How many people will NASA send to live on Mars by June 2023? तो 4 व्यक्तियों को नासा भेजेगा, कल हमने पढ़ा था। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने साइन किया है? तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह अभी ने साइन किया गया है। दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का किस मार्ग पर परीक्षण किया गया? तो यह है दिल्ली जयपुर रूट। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को अभी किसने खरीद लिया है? तो यह है फर्स्ट सिटीजन बैंक। दोस्तों आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से हम एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों कंप्लीट हो जाए। 25 मिनट में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, 5 मिनट में स्टैटिक जीके पढ़ते हैं कि केवल एग्जाम में करंट अफेयर्स बस नहीं आता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को आप सभी को पता है बापू कहा जाता है और राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वयोवृद्ध पुरुष, ये है दादा भाई नौरोजी। भारत के आयरन मैन कौन कहे जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है। लाला लाजपत राय जी को क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी। ये इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए नेक्स्ट है बंगाल केसरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आशुतोष मुखर्जी को बोला जाता है बंगाल केसरी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोला जाता है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम जी को। शेरे कश्मीर बोला जाता है शेख अब्दुल्ला जी को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा गया। देश बंधु चितरंजन दास, ठीक है, चितरंजन दास। नेक्स्ट है दीन बंधु, ये है CF एंड्रयूज। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसकी PDF हमारे एप्लीकेशन साथ में टेलीग्राम पर तो मिल ही जाती है डेली। चलिए दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों विश्वास कीजिए, अगर आप केवल 30 मिनट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो मोर देन एनफ है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर कहां पर इंस्टॉल किया गया? तो इसका सही उत्तर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो जो डाटा जाता है बिट प्रति सेकंड में जाता है, ठीक है। इनमें से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसमें होता है? सांख्यिकी में होता है। नेक्स्ट है ग्रुपवेयर क्या होता है? व्हाट इज ग्रुपवेयर? ग्रुपवेयर हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर को। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? उसमें क्या था? वॉल। क्या था? वॉल। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये क्या है? आउटलुक है। क्या है? आउटलुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबली भाषा में जो प्रयुक्त संकेत हैं वो कौन से हैं? तो ये है निमोनिक्स। निमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो जो भी डाटा होता है, प्रोग्राम होता है, वो सब स्टोरेज में रहता है। क्या रहता है? स्टोरेज। दोस्तों 1 अप्रैल का करंट अफेयर स्टैटिक जीके आपने पढ़ा है। लास्ट में ये क्यों रखा जाता है? ताकि आपका टेस्ट हो सके, ये देखे कि आपने 10 प्रश्न में कितने सही किए, आपने कितना कंसंट्रेट होकर के हर प्रश्न को सुना है, हर बात को नोट किया है। आइए देखते 10 प्रश्नों में आपके कितने मार्क्स आते हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यूएई की करेंसी क्या है? तो यूएई की करेंसी है दिरहम। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2023 के पहले तिमाही में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 85। संघाई सहयोग संगठन में प्रेसिडेंट में कितने मेंबर हैं? इसमें मेंबर कितने हैं? 8। देशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? तो ये है 2019। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको बताया टेनिस से है, ठीक है। नेक्स्ट है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता है? तो यह है बाबर आजम। बंगाल केसरी के नाम से किसे पहचाना जाता है? थोड़ा जोर दीजिए, यह है आशुतोष मुखर्जी। नए अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे? तो ये हैं आर वेंकट रमणी। दोस्तों आज का सवाल आप सभी के सामने, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज कहाँ की है, इसके बारे में आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों कल की जो इमेज आपको दी गई थी, ये इमेज जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की है। इनके बारे में सुनील कुमार ने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं। अरविंद मौर्य ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों 31 मार्च का रिजल्ट हमारे पास है, जिसमें ऋतिक कुमार, अमित सिंह राजपूत, शुभानंद कुमार, रागिनी कुमारी और कपिल ने टॉप किया है। ये जो डेली टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज मिलता है।
आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये वाला कॉर्नर दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। हर महीने का, हर दिन का पीडीएफ क्विज सब कुछ एक जगह पे रखा हुआ है, बस आपको क्लिक करना है और डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवाई जा रही, प्रोवाइड की जा रही है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल पर। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।